हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत वीर पुत्र हो ये दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्ति पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। सो हेलो एंड वेलकम टू द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटोर कार्तिक शुक्ला। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैंने की है जय शंकर प्रसाद, एक बहुत ही फेमस और बहुत ही ख्याति प्राप्त कवि रह चुके हैं, उनकी कुछ पंक्तियों के साथ। क्या थी? हिमाद्रि तुंग श्रृंग से। बेसिकली ये जो पंक्ति है ना, ये जब किसी को युद्ध के लिए आह्वान किया जाता है या कभी आप समझ सकते हैं किसी, जैसे मान लीजिए आप अभी इम्तिहान के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, 2 महीने बाद आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है, तो ये आपका जोश बढ़ाने के लिए, आपकी तैयारी को और ज्यादा इनहैंस करने के लिए, या कह सकते हो आपके अंदर जो डर है उसको कम करने के लिए ये पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। और ठीक यही प्रक्रिया अपनाई जाती है युद्ध भूमि में। जब कोई शत्रु जा रहा होता है, कोई शत्रु के सामने जा रहा होता है, तो उसका भी क्या करने के लिए, उसकी भी करेज को उसके एनहांस करने के लिए, वीरता को एनहांस करने के लिए पंक्तियां दोहराई जाती हैं, जैसा मैंने आपके साथ किया है। ठीक है, सो बेसिकली आपको क्या करना है, निडरता के साथ आगे बढ़ते चलना है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड लास्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज अवर इकोसिस्टम। क्या है? इकोसिस्टम है। ठीक है सर, चलिए समझते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। बेसिकली एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है, एंड इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर एंड इट कंप्राइजेस एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या बात की हमने? ठीक है, सबसे पहले तो बात हो रही है एबायोटिक, एंड दूसरी किसके लिए बात हो रही है? बायोटिक। अभी लास्ट लेक्चर भी हमारा कुछ ऐसा ही रिलेटेड था, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही था। ठीक है, तो उसमें हमने बात की थी कि भाई बायोटिक और एबायोटिक कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, तो एबायोटिक ऑब्वियसली आंख बंद करके क्या बोल सकते हो? नॉन लिविंग। क्या बोल सकते हो? नॉन लिविंग बोल सकते हो। और बायोटिक आंख बंद करके क्या बोल सकते हो? लिविंग। ठीक है, आंख बंद करके क्या बोल सकते हो? लिविंग। आंख बंद करके मत बोलना लेकिन, ठीक है, ये तो एक चीज मैंने बताई तुमको। ठीक, तो कौन कौन सी चीजें हो गई? नॉन लिविंग बीइंग्स एंड लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो नॉन लिविंग बीइंग्स में क्या क्या चीजें आएंगी उस दिन भी बताया था। सबसे पहले तो हमारा क्या आ रहा है? टेम्परेचर। क्या आ रहा है? टेम्परेचर आ रहा है। साथ ही में क्या आएगा? सनलाइट। सनलाइट। ठीक है, और कौन सी चीज आने वाली है? ऑब्वियसली वाटर। और कौन सी चीज आने वाली है? एयर। ठीक है, ये X नहीं बना है, A बना है, थोड़ा फैंसी A में बना रहा था, ये लीजिए एयर आ गया। ठीक है, और लिविंग बीइंग्स में कौन कौन सी चीजें आने वाली है? हम, आप, पेड़ पौधे, जानवर। ठीक, आगे बात समझ में, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। लिविंग बीइंग में जो भी चीज आंख बंद करके इमेजिन कर सकते हो कर लेना। ठीक, और अब बात करते हैं जरा, ये जो 2 कंपोनेंट्स हमने बताया कि ये भाई साहब क्या है, ये 2 कंपोनेंट्स हैं। ये क्या है? कंपोनेंट्स हैं। किसके कंपोनेंट्स हैं? इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। किसके कंपोनेंट्स हैं? अपने इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। तो बात कर ले जरा इकोसिस्टम की। तो ये जो टर्म इकोसिस्टम है ये दिया गया था हमारे श्री 1008। ठीक है, कौन है भाई साहब? एजी टैंसले। कौन है? एजी। बोला जाता ना एजी सुनते हो, वैसे ही एजी कौन है? एजी टैंसले हैं। कौन है? एजी टैंसले हैं। इन्होंने सबसे पहले ये टर्म दिया था। क्या दिया था? इकोसिस्टम। आई बात समझ में? इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन बाय एजी टैंसले। ठीक, और फिर इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या हो गई? एन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। क्या हो गया? नेचर की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? नेचर। नेचर का मतलब प्रकृति। ठीक है, प्रकृति। प्रकृति की बात की जा रही है, तो वो क्या होता है? हमारा इकोसिस्टम होता है। अब भाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। कौन कौन से इकोसिस्टम कौन कौन से होंगे? 2 टाइप के। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताओ, कहां कहां पे आपको लाइफ दिख रही है? कहां कहां पे आपको लाइफ दिख रही है? क्या हवा में कोई चल रहा है? हवा में कोई चल रहा है? क्या हवा में वो चल रहा है तो बैठ कहां पे रहा है? किसी चीज का यूज करके। कभी तुमने देखा होगा पानी में जैसे जो लोग रह रहे हैं, तो उनकी लाइफ कहाँ है? वाटर में। और कहाँ पे है? धरती पे है। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर जो हवा में उड़ रहे हैं उनकी एक अलग इकोसिस्टम होगा। नहीं, उनका एक अलग इकोसिस्टम नहीं है, वो भी किस में आएंगे? टेरेस्ट्रियल में ही आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इकोसिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स।
ठीक है, इकोसिस्टम कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स का है। ठीक है, पहला है टेरेस्ट्रियल और दूसरा है क्या? दूसरा है हमारे पास वो एक्वाटिक। ठीक, तो इकोसिस्टम बेसिकली कितने टाइप्स के हो गए हमारे पास? 2 टाइप्स के। कौन कौन से हो गए? नंबर 1 टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड नंबर 2 एक्वाटिक इकोसिस्टम। कौन सा? एक्वाटिक इकोसिस्टम। चलिए जरा बात करते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक में। जब हम बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम की, तो इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। ठीक है, कौन से 2 पार्ट्स हैं? सबसे पहला है नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड नंबर 2 इज आर्टिफिशियल। क्या है? आर्टिफिशियल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और ऑन द सेम साइड बात की जा रही है एक्वाटिक की। जब ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट एक्वाटिक, तो एक्वाटिक में भी यही 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? नेचुरल एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड नंबर 2 आर्टिफिशियल एक्वाटिक इकोसिस्टम। चलिए सर, ये नेचुरल और आर्टिफिशियल की बात कहां से आ गई? हम लोग तो केवल ये पढ़ रहे हैं कि ये सब तो प्रकृति ने बनाया है। तो प्रकृति ने जब ये सारी चीजें हमको बना करके दी है, तब इसमें हम नेचुरल और आर्टिफिशियल की बातें कहां से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अभी समझते हैं। देखो, जब आपके आसपास जितनी सारी चीजें आपको दिख रही हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप एग्जांपल क्या दे सकते हो? ऑब्वियसली क्या दे सकते हो? फॉरेस्ट दे सकते हो, जहां पे आपको लैंड मिल रही है, फॉरेस्ट हो गया। और ग्रीन लैंड्स, क्या हो गए? ग्रीन लैंड्स हो गए। ठीक है, और सोचो और क्या एग्जांपल हो सकता है? मैंग्रोव्स। क्या हो सकते हैं? मैंग्रोव्स। तो ये सब हमको नेचुरली हमारे पास अवेलेबल है। क्या है? नेचुरली अवेलेबल है। लेकिन जब हम बात आर्टिफिशियल की कर रहे हैं, तो क्या सोचो कोई एक ऐसी जगह जहां पर तुमने क्या कर रखा है? ऐसी जगह जहां पे तुमने क्या कर रखा है? जहां पे तुमने ही एक ऑर्गेनिज्म को रखा हुआ है, साथ ही में तुमने उसको वैसा ही एटमॉस्फेयर दे रखा है। ठीक है, दिमाग सोचो, तुम लोग घूमने के लिए जाते हो, अरे चिड़ियाघर यार, जू को कैसा है? जू एक क्या है? आर्टिफिशियल एरिया है, आर्टिफिशियल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। कैसे है टेरेस्ट्रियल? क्यों? क्योंकि चिड़ियाघर का निर्माण किसने किया है? इंसानों ने किया है। जू हो गया, जितने भी तुम्हारे बोटैनिकल गार्डन्स हैं, ठीक है, बोटैनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? अगर बोटैनिकल गार्डन्स नहीं पता है तो बायोडायवर्सिटी वाले लेक्चर में जाकर के देखना। बोटैनिकल गार्डन्स मैंने एक्सप्लेन किया है कि बोटैनिकल गार्डन्स क्या होते हैं। ठीक है, बोटैनिकल गार्डन्स हो गए, चिड़ियाघर हो गए, तो एक्सेट्रा, ये सारे किस में आएंगे? तुम्हारे आर्टिफिशियल में आएंगे। टेरेस्ट्रियल, लैंड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लैंड की बात कर रहे हैं। एक्वाटिक की बात जब करेंगे, यानी किसकी बात कर रहे हैं? वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि एक्वाटिक, नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या होंगे। तो एक्वाटिक नेचुरल में ऑब्वियसली कौन कौन सी चीजें आएंगी आपके पास? लेक्स आएंगी। लेक्स क्या है? सबसे पहले तुम ले लो ओशियन को, सी, ओशियन। अच्छा, कमेंट करके मुझे बताना कि सी और ओशियन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, आज का होमवर्क तुम्हारा यही कि सी और ओशियन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, सी हो गया, ओशियन हो गया, और साथ में तुम्हारे रिवर्स, क्या हो गए? रिवर्स हो गए। और कौन कौन सी चीजें आएंगी? पॉन्ड्स आएंगे। ठीक है, पॉन्ड्स, लेक्स। लेक्स का मतलब क्या होता है? झील। ठीक है, रिवर्स का मतलब क्या होता है? नदी। ठीक, और कौन सी चीज? वाटरफॉल्स। ठीक है, वाटरफॉल्स। तो ये सारी चीजें किसमें आ रही हैं? आपके नेचुरल एक्वाटिक इकोसिस्टम में आ रही हैं। लेकिन जब बात हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल में कौन सी चीज आएगी? जहां पे मछलियों को रखा जाता है, कौन सा एरिया है? वो एक्वेरियम है। क्या है? एक्वेरियम है। मछलियों को किसमें रखा जाता है? एक्वेरियम में रखा जाता है। अपने कानपुर के चिड़ियाघर में भी जो है एक वहां पे बड़े से एक्वेरियम बने हैं, जहां पे अलग अलग वैरायटीज की फिशेस वहां पे रखी हुई हैं। कभी विजिट करना, कानपुर का भी है और जगह लखनऊ के में भी है। एक और लिख दें, आपको बता दें, आपने नाम शायद सुना हो पीसी कल्चर का। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर का मतलब होता है मत्स्य
मत्स्य संचारण या मत्स्य संचालक, संचारण लिखने कल्चर, ठीक है। मत्स्य संचारण, मत्स्य मतलब मछली, पीसी कल्चर यानी कहां से आया, TARMPC, पाइसेस से आया पीसी कल्चर, मत्स्य संचारण। एक इसका एग्जांपल मुझे अभी ध्यान आया था, मैं फिर भूल गया, ठीक है। बात करते हैं कि हाँ, तो एक्वेरियम की बात कर ली, पीसी कल्चर्स की बात कर ली, तो ये सब कैसे है, आर्टिफिशियल। हाँ, इधर का एग्जांपल याद आ गया, एवरी। एवरीज क्या होती हैं, जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है, किसको रखा जाता है, बर्ड्स को रखा जाता है, वो क्या है, एरिया, एवरीज है, ठीक है। इंग्लिश का भी क्वेश्चन यही है कि द प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता, तो एवरीज हो गए आपके पास। तो बेसिकली ये है हमारा पूरा एक इकोसिस्टम के टाइप्स का फ्लो चार्ट की कौन सी चीजें हैं, ठीक है। तो हमने ये तो बात कर ली कि भाई कितनी सारी चीजें मिलकर के एक इकोसिस्टम को तैयार कर रही हैं। फिर हमने ये भी बात कर ली कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम में, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे हमारे इकोसिस्टम में। हमने ये भी बात किया कि टेम्परेचर होगा, ठीक है, टेम्परेचर के साथ हमारा क्लाइमेट हो गया, हीट हो गया, सनलाइट हो गई, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स की बात हम पहले कर चुके हैं, अभी फिर से करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स की बात थोड़ी देर के लिए, ठीक। ये नोट कर लिया होगा, आई होप सो, नहीं नोट किया है तो फॉर बैकवर्ड जा करके स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट का तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो गया है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए जरा बात करते हैं हम किसकी, बायोटिक कंपोनेंट्स की। बायोटिक कंपोनेंट्स की जब बात कर रहे हैं, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स में 4 चीजें आएंगी। चलो पहले 3 चीजों से समझना, ठीक, 3 चीजों से समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले आते हैं तुम्हारे प्रोड्यूसर्स। कौन आएंगे, प्रोड्यूसर्स आएंगे। दूसरे आएंगे तुम्हारे कंज्यूमर्स। कौन आएंगे, कंज्यूमर्स आएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिकम्पोजर्स। कौन आएंगे, डिकम्पोजर्स। अब मुझे एक बात बताओ, तुम सूरज की रोशनी में बाहर निकलते हो तो क्या तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली खाना बनना शुरू हो जाता है जैसे प्लांट्स में है? नहीं ना। तुम किसके लिए ऊपर डिपेंड हो भाई, तुम पूरी तरह से प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो। किसके ऊपर डिपेंड हो, प्लांट्स के ऊपर। तो प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है जिनको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है और वो अपना खाना तो बना रहे हैं लेकिन दूसरे को अपने ऊपर डिपेंड भी करा रहे हैं। जैसे जैसे इसमें आंख बंद करके कौन से आएंगे, तुम्हारे प्लांट्स आएंगे। कौन आएंगे, प्लांट्स आएंगे, ठीक है। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, सनलाइट से उनको क्या मिली, एनर्जी मिली। ठीक है, सनलाइट से एनर्जी किसके पास आ रही है, प्रोड्यूसर्स के पास आ रही है। अब प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, वही एनर्जी किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को कर रहे हैं। यानी कंज्यूमर्स किसके ऊपर डिपेंड है, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है। और फिर कंज्यूमर्स से एनर्जी किसके पास जा रही है, डिकम्पोजर्स के पास जा रही है। कंज्यूमर्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी, सबसे पहले कंज्यूमर्स की जरा बात कर ले तो कंज्यूमर जो है फर्दर 4 भागों में क्लासिफाइड कर सकते हो कंज्यूमर्स को, ठीक है। 4 उसमें क्लासिफाई कर सकते हो। वैसे बहुत जगह 3 ही मिलते हैं लेकिन कई बार कुछ कुछ साइकिल्स में कुछ कुछ फूड चेन्स में जो है 4 देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए जो है हमने 4 में क्लासिफाइड करा है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए, नंबर 1 प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स। नंबर 2 सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। नंबर 3 टर्शियरी कंज्यूमर्स। tertiary consumers, and last but not the least quaternary consumers, ठीक। चलिए जरा एक बात ये समझ लें कि कंज्यूमर में कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सपोज दैट यहां पे हमने एग्जांपल लिया प्रोड्यूसर में, किसका ले लिया, चलिए ग्रास का ले लिया। किसका ले लिया, ग्रास का ले लिया, ठीक है।
अब ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास को भाई साहब खा लिया तुम्हारे ग्रास हॉपर ने। किसने खा लिया? ग्रास हॉपर ने खा लिया। ठीक है, समझ गए। लोकस्ट साइंटिफिक नेम है। ठीक, किसने खा लिया? ग्रास हॉपर ने खा लिया। अब ग्रास हॉपर को भी कोई इंसान खाएगा, कोई इंसान कह रहा, सॉरी, किसी ने खा लिया ग्रास हॉपर को। चलो फ्रॉग ने खा लिया। किसने खा लिया? फ्रॉग ने खा लिया। चलो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम 1000 बार बताया होगा, राना टिग्रीना। क्या नाम है भाई साहब का? राना टिग्रीना। ठीक, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या हो गया? राना टिग्रीना हो गया। अब सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि फ्रॉग हो गए। फ्रॉग ने किसको खाया? ग्रास हॉपर को खाया। अब फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद फ्रॉग को किसने खा लिया? चलिए, स्नेक ने खा लिया। किसने खा लिया? स्नेक ने खा लिया। स्नेक ने खा लिया। ना जाने। ठीक, चलिए, अब फिर स्नेक को किसने खा लिया? स्नेक का शिकार कर लिया आपके ईगल ने। ठीक है, ईगल ने खा लिया। ठीक, चलिए, ईगल का साइंटिफिक नेम जो भी होता हो देख लेना, हमें नहीं पता। ठीक, चलिए, अब देखिए फूड चेन कहां पहुंची? ग्रास ने सबसे पहले एनर्जी दी ग्रास हॉपर को। ग्रास हॉपर से वो एनर्जी किसके पास गई? फ्रॉग के पास गई। फ्रॉग के पास वो एनर्जी कहां गई? स्नेक के पास गई। स्नेक से कहां गई? ईगल के पास गई। अब क्या हुआ? ईगल भाई साहब मर गए। ईगल मरे तो उनके जो शरीर था उसको किसने खाया? ईगल को किसने खा लिया? ईगल को खाया आपके बैक्टीरियाज ने। किसने खा लिया? बैक्टीरियाज ने खा लिया, या कह सकते हो अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अनदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या कर लिया? इस ईगल के शरीर को खा लिया। ठीक है, पैरासाइट्स ने खा लिया, या कह सकते हो किसी अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने खा लिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि एनर्जी का फ्लो बनता चला गया। क्या हुआ? एनर्जी का फ्लो बनता चला गया। ठीक है, एनर्जी का फ्लो बनता चला गया। ठीक, कई जगहों पर पहले सुन लो हम क्या बोल रहे हैं। ये टर्शरी के बाद यहाँ क्वाटरनरी को क्या बोला गया है? क्वाटरनरी को बोला गया है टॉप कार्निवोर। ध्यान से समझना। ठीक है, किसको? क्वाटरनरी को बोला गया है टॉप कार्निवोर। टॉप कार्निवोर क्या होते हैं? पहली चीज तो कार्निवोर क्या होते हैं? जो क्या करेंगे? किसी को मार के खाएंगे। ठीक है, तो टॉप कार्निवोर वो होते हैं जिनको कोई और मार नहीं सकता। नॉट किल्ड और ईटन बाय एनीवन। फॉर एग्जाम्पल ईगल है। ईगल को कभी सुना? ईगल का किसी ने शिकार कर लिया हो? नहीं। ठीक है, तो ईगल को कोई मार के खा नहीं सकता। जानवरों की बात कर रहे हैं, इंसान तो बहुत कुछ खा लेगा। तो क्या हो गया? टॉप कार्निवोर कौन कौन से हो गए तुम्हारे? नॉट किल्ड बाय एनीवन, या कह सकते हो नॉट किल्ड और ईटेन बाय एनीवन। तो क्या हो गए? क्वाटरनरी कंज्यूमर्स को क्या नाम दिया गया है? हाँ, ठीक है। और एक चीज और बता दें, बैक्टीरिया या डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग पे बनाते हैं। किस पे बनाते हैं? डेड एंड डिकेइंग, मतलब सड़ा हुआ, उस पे बनाते हैं। वो क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। तो बेसिकली ये चलती आ रही है आपकी एक फूड चेन। क्या बन के चली गई? फूड चेन बन के चली गई। फूड चेन का क्वेश्चन यदि आता है आपके पास, वैसे भी आपके उसमें टॉपिक में फूड चेन है, तो हमने समझ लीजिए बायोटिक कंपोनेंट से, हमने बायोटिक की ही स्पेलिंग गलत लिखी है, बायोपिक कर दिया, उसको सही कर लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट से क्या हुआ? कौन कौन सी चीजें निकल के सामने आ गई? हमने फूड चेन भी पढ़ लिया। साथ में एक चीज और यहां पर बता दें कि इनको सबको ही एक ट्रॉफिक लेवल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ट्रॉफिक लेवल दिया हुआ है। जैसे ट्रॉफिक लेवल इन द सेंस एनर्जी का सोर्स जहां जहां पे जा रहा है। ठीक, कैसे? अब देखिए, जैसे ये है तो ग्रास को हमने किस पे रखा गया? ट्रॉफिक लेवल 1 पे रखा। किस पे रखा? ट्रॉफिक लेवल 1 पे। इधर आ जाओ, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4, फिर क्या रखेंगे? ट्रॉफिक लेवल 5 आ गया। क्या आ गया? ट्रॉफिक लेवल 5 आ गया। ठीक है, अब एक चीज यहीं पर समझ लेते हैं, एक दूसरी साइकिल भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ग्रास थी, क्या थी? ग्रास।
चलिए अच्छा इधर देखो, ठीक। ग्रास थी, ग्रास किस पे है भी, ट्रॉफिक लेवल 1 पे है। ग्रास को सबसे पहले खा लिया डियर ने, किसने खाया, डियर ने, और डियर का शिकार कर लिया सीधे लॉयन ने। किसने कर लिया, लॉयन ने, ठीक। अब समझना, अब यहाँ पे कहानी क्या हो गई, इस फूड चेन में कहानी क्या हो गई कि ट्रॉफिक लेवल 1 पे तो ग्रास है, लेकिन ट्रॉफिक लेवल 2 पे कौन आ गया, एक प्राइमरी कंज्यूमर आया और फिर उसके बाद सीधे यहाँ पर कौन आ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, ट्रॉफिक लेवल 3 तक की एक चेन चली। तो एक फूड चेन ये जा रही है, एक फूड चेन ये जा रही है। अब और इसको तुमको कॉम्प्लिकेट करना है, इसको तुम्हें और कॉम्प्लिकेट करना है, तो तुम यहाँ पे और क्या चीज ले सकते हो, ठीक है। ग्रास को खा लिया, तुम्हारे इसमें से किसी एक को खिला दो, चलो जैसे ग्रास हॉपर ने खा लिया, ग्रास हॉपर को किसी और बड़े कीड़े ने खा लिया, सांप ने खा लिया सीधे ग्रास हॉपर को, उसने फ्रॉग को छुना ही नहीं, ठीक है। ग्रास हॉपर को सीधे स्नेक नहीं खा लिया, आई बात समझ में, ठीक। या और दूसरी चीज कर सकते हो, जैसे मान लो किसी सपोज दैट हनी बी है, हनी बी ने फ्लावर से नेक्टर लिया, नेक्टर लेने के बाद उसको सीधे फ्रॉग ने खा लिया। अब फ्रॉग का है, फ्रॉग को केवल ऐसा तो है नहीं कि स्नेक ही खाएगा, फ्रॉग को कोई और जानवर भी खा सकता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी चीजें समझ लीजिए एक इकोसिस्टम के अंदर चल रही हैं, और सब क्या है, एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं से सोर्स के लिए, एनर्जी के लिए डिपेंड है, न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड है, ठीक। ग्रास को एनर्जी कहां से मिल रही है, सन से मिल रही है। फिर ग्रास किसको एनर्जी दे रहा है, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स या कह लो कंज्यूमर्स को, और फिर जब वो कंज्यूमर अपने आप को खत्म कर लेता है, या कह सकते हो जब वो खत्म हो जाता है, तो फिर कहानी क्या आगे बढ़ रही है, तब ये हो रहा है कि भाई वो किसके पास जा रहे हैं, डेड एंड डिकिंग फॉर्म में किसके पास जा रहे हैं, हमारे डिकम्पोजर्स के पास जा रहे हैं। किसमें जा रहे हैं, डिकम्पोजर्स के पास जा रहे हैं। एक चीज और, एक आपके लिए टॉपिक है डिकम्पोजिशन के बारे में, क्या है, डिकम्पोजिशन के बारे में, उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले तो लिया ही होगा, चलिए। अच्छा एक चीज और है, प्रोडक्टिविटी की देख लीजिए कि कैसे प्रोडक्शन हो रहा है चीजों का, कैसे चीजों का प्रोडक्शन होगा। लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा, बिल्कुल भी परेशान ना होइए, पानी की बोतल अपने साथ रखें, ठीक है, पानी पीते रहे, काम करते रहे, और मन करे तो बीच में एक आधी मूंगफली भी खाते रहे, ठीक है। चलिए एक टॉपिक आता है यहाँ पे, सबसे पहले प्रोडक्टिविटी समझ लेते हैं। पहले क्या होती है प्रोडक्टिविटी, अभी हमने बात की कि प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जरा ये भी बात कर लेते हैं कि प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी किस लेवल की प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है। दो टॉपिक हम यहाँ पे अभी और डिस्कस करेंगे, प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन का। मतलब सबसे पहले तो वो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में हमको मिल रही है, दूसरी चीज वो जो एनर्जी जा रही है, खत्म हो रही है एनर्जी की साइकिल, वो किस फॉर्म में जाएगी, ठीक। तो चलिए समझते हैं जरा सा। प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्टिविटी के लिए डेफिनेशन लिखी हुई है, द रेट ऑफ बायोमास ऑब्लिक ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, ठीक है। कहने का मतलब है रेट ऑफ बायोमास, रेट ऑफ बायोमास, बायोमास यानी कि कितनी मात्रा में मिल रही है, ठीक है, कितनी मात्रा में हमको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक, पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया। चलिए जरा एक इसके लिए फॉर्मूला भी दिया हुआ है आपके उसमें, इसकी यूनिट क्या लिखी हुई है, पहले चीज ये देख लो, यूनिट है इसकी किलो कैलोरी, किलो कैलोरी ये क्या है, एनर्जी है, ये क्या है, एनर्जी है। और एनर्जी कई बार हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आगे चल के जूल भी हम लोग यूज करेंगे, जे फॉर जूल ही है, ठीक है। तो उसके बारे में समझ लीजिएगा। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या दिया गया है, रेट ऑफ बायोमास होता है, क्या होता है, रेट ऑफ बायोमास की होता है, ठीक। अब यहाँ पे दो टाइप की प्रोडक्टिविटी भी होती है, कौन कौन सी, सबसे पहले तो होंगी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी 1 डिग्री का मतलब है प्राइमरी, ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और एक और दिया गया है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्या दिया गया है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। चलिए जरा समझते हैं ग्रॉस और नेट का मतलब क्या होगा।
ठीक है, कहने का मतलब है ये दो टाइप की प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे दे दी। तो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी में एनसीईआरटी में लाइन है ऑब्वियसली साफ साफ लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ बायोमास सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स, प्लांट से जो सिंथेसाइज्ड हो रहा है, मतलब कि अमाउंट ऑफ बायोमास या अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमको प्लांट से सिंथेसाइज हो करके मिल रही है, वो क्या चीज आएगी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आएगी। ठीक है, अब देखो फिर नेट में जो आएगा, नेट प्रोडक्टिविटी होती है जो हमको बाय हेटेरोट्रॉप्स मिल रही है। किससे मिल रही है, बाय हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स यानी कि प्लांट्स के बाद जितने भी चीजें हैं वो सब हैं, ये किससे मिल रही है, बाय ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्लांट्स, और ये यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रोड्यूसर्स, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कंज्यूमर्स। ठीक, आगे बात समझ में। तो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी दैट वी आर हैविंग फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से जो एनर्जी जा रही है वो किस में आएगी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी में आएगी, या प्रोड्यूसर से जो जा रही है वो किस में आएगी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आएगी, और नेट में कौन सी आएगी, जो हमको हेटेरोट्रॉप्स के माध्यम से मिल रही है। किसमें मिल रही है, हेटेरोट्रॉप्स के माध्यम से मिल रही है। एक इसके लिए फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ठीक, एनपीपी इज इक्वल्स टू, एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू जीपीपी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी माइनस क्या है, आर। आर का मतलब है रेस्पिरेटरी लॉसेस, रेस्पिरेटरी लॉसेस। क्या होगा रेस्पिरेटरी लॉसेस, केवल फॉर्मूला याद कर लो, इसको समझने की इतनी कोई खास जरूरत है, लेकिन खैर मैं समझा देता हूं। रेस्पिरेटरी लॉसेस जो गैसियस एक्सचेंज के लिए या गैसेस को आउट करने के लिए रिस्पांसिबल है, वो सारी चीजें क्या आएंगी, तुम्हारे रेस्पिरेटरी लॉसेस में आती है। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट और है, दैट द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस लाइन एक सुन लीजिएगा। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर्स बाय कंज्यूमर्स, वो किस में आएगी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आएगी। ठीक, अब एक चीज और समझ लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी की दो लाइन में आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि इसमें लिखा हुआ है दैट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हेल बायोस्फीयर। व्हेल बायोस्फीयर किसमें चला गया, हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम में चला गया। उसमें क्या है, अप्रॉक्स 170 बिलियन टन ड्राई वेस्ट। क्या लिखा है, ड्राई वेट। ठीक है, मतलब कि अब उनका व्हेल का वजन कितना ज्यादा है, 170 मिलियन टन पूरा बायोमास कवर कर रही है व्हेल्स। ठीक है, फिर अब उसमें भी क्या चीजें हैं, जैसे मान लीजिए 55 बिलियन टन जो है वो ओशियंस में है, और क्या लिखा हुआ है 115 बिलियन टन जिसमें है वो लैंड्स में। ओके बात, आगे बात समझ लें। और फिर एक सेकंड लाइन और लिखिए, द 1 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एब्सॉर्ब 30,000 किलो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली, रिलीज 10,000 किलो ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि क्या हो रहा है, जितना भी एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट की बात की जा रही है, तो 30,000 कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल कर रहे हैं, और उसमें से केवल और केवल 10,000 कार्बन डाइऑक्साइड 10,000 ऑक्सीजन हमको दे पा रहे हैं। आई बात समझ में। तो ये जो डाटा है उसको याद रखने की जरूरत है, और हो सकता है नीट में क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है बोर्ड के एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए। ठीक, फिर आगे कॉन्सेप्ट दिया है एनसीईआरटी में डिकम्पोजिशन का। किसका, डिकम्पोजिशन का, वो भी समझ लीजिए क्या है। ठीक, जो हमारा डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन हमारा साफ साफ बात ये है कि जब किसी भी शरीर की मृत्यु होगी तो क्या चीज होगी, उसको सबसे पहले कौन खाएगा, डिकम्पोजर्स खाएंगे। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स को खाना कैसे मिल रहा है उसके बारे में चर्चा की जा रही है यहाँ पे, कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, क्या होता है डिकम्पोजिशन। एक बार जरा समझ लेते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बेसिकली क्या हो रहा है, conversion of organic matter into inorganic matter, ठीक है, into inorganic matter. The conversion of organic matter into inorganic matter is termed as decomposition. ठीक है, शरीर का सड़ना, डेड और डिके हो जाना, और फिर उसके बाद उसको एज अ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ
बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, अपने फूड के तौर पे खा रहे हैं, तो वो क्या चीज प्रोसेस हो जा रहा है, डिकम्पोजिशन हुआ जा रहा है। क्या हुआ जा रहा है, डिकम्पोजिशन हुआ जा रहा है। बेसिकली जो डिकम्पोजिशन है वो 5 तरीके से होगा, 5 वेज हैं डिकम्पोजिशन होने के। ठीक है, आइए जरा समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 फ्रेगमेंटेशन। आई नो तुमने फ्रेगमेंटेशन अभी तक रिप्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो गया। दूसरा वे है हमारे पास लीचिंग का, किसका, लीचिंग का। तीसरा वे है हमारे पास कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म है। चौथा वे है ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का बनना। ठीक है, ह्यूमस का बनना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है मिनरलाइजेशन। क्या है, मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन। चलिए ठीक, एक से पहले एक बात और कर लेते हैं डेंड्राइट्स के बारे में। किसके बारे में, डेंड्राइट्स क्या होते हैं। ठीक, समझते हैं डेंड्राइट्स क्या होते हैं। डेंड्राइट्स है, सॉरी डेंड्राइट्स लिख दिया, डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स। एनसीईआरटी में डेंड्राइट्स की जो डेफिनेशन लिखी है उसको लिख लेना ध्यान से, और उसमें लिख लेना कि एनसीईआरटी में जो मेंशन है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो मेंशन है उसको लिख लेना ध्यान से। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डेड प्लांट रिमेन्स, ठीक है, जो रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स या रिमेनिंग पोर्शंस या पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट्स लाइक बार्क, बार्क मतलब जो छाल होती है पेड़ की। ठीक है, और सूखी लीव्स, लीव्स, फ्लावर्स, जो सूखे फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, फ्लावर्स। ठीक, और एनिमल्स के, एंड एनिमल्स के उसमें क्या आएगा, एनिमल्स के उसमें आते हैं हमारे पास फीकल मैटर। ठीक है, फीकल मैटर जिनका कोई भी इकोसिस्टम में यूज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इकोसिस्टम में यूज नहीं हुआ है, तो वो सारे क्या आते हैं, उनको क्या कहा जाता है, आर नोन एज क्या, डेंड्राइट्स कहते हैं, आर नोन एज डेंड्राइट्स। ठीक है, आर नोन एज व्हाट, डेंड्राइट्स। ठीक, आगे का समझ में। अब बात करते हैं, हमारे पास ये जो सारी चीजें दी गई है, सबसे पहले एक चीज और बता दीजिए, जो डिकम्पोजिशन है ये एक एरोबिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एरोबिक प्रोसेस है। मतलब एरोबिक प्रोसेस है यानी कि क्या चीज होगी इसमें, ऑक्सीजन का यूज होगा। ठीक है, किसका यूज होगा, ऑक्सीजन का। चलिए, फ्रेगमेंटेशन में क्या चीज होगी, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ डेंड्राइट्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ डेंड्रीवोम्स। ठीक है, मतलब कि ये जो जितने तुम्हारे डेंड्राइट्स हैं, ये जितने तुम्हारे डेंड्राइट्स हैं, ये क्या करेंगे, ब्रेक होंगे। क्या होंगे, ब्रेक होंगे, ब्रेकडाउन ऑफ कौन, डेंड्राइट्स। ये सारे टूटेंगे। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होगा। सबसे पहले क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होगा। डेंड्राइट्स जो टूटेंगे, मतलब ब्रेकडाउन होगा डेंड्राइट्स का। कैसे, टू फॉर्म एनर्जी, टू फॉर्म एनर्जी फॉर व्हाट, फॉर अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स, या फिर इसके लिए टर्म यूज किया जाता है डेंट्रीवॉर्म्स। क्या यूज किया जाता है, डेंट्रीवॉर्म्स। क्या यूज किया जाता है, डेंट्रीवॉर्म्स यूज किया जाता है। ठीक, फिर लीचिंग, लीचिंग में क्या होगा, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जितने भी होंगे वो क्या करते हैं, गो डाउन इनटू द सॉइल ओरिजिन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉइल। ठीक है, क्या हो जाएगा, लीचिंग वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है, सबसे पहले जितने भी वाटर सॉल्युबल थे, वाटर सॉल्युबल डेंड्राइट्स में जितनी भी वाटर सॉल्युबल चीजें थी, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो कहां जाएंगी, goes into the soil, goes into the soil। ठीक है, वो क्या करेंगी, सॉइल में जाएंगी। और बेसिकली सॉइल में जाने का मतलब ये है कि वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रही है। क्या कर रही है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रही है। फिर कैटाबॉलिज्म,
कैटाबॉलिज्म ऑब्वियसली किसके लिए होगा, बैक्टीरिया एंड फंगस के लिए होगा, बैक्टीरिया एंड फंगस। कैटाबॉलिज्म किसके लिए हो रहा है, बैक्टीरिया एंड फंगस के लिए हो रहा है। बैक्टीरिया एंड फंगस डिग्रेड्स द डेंड्राइट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में तो ये प्रोसेस हो गया, बैक्टीरिया और फंगस उसमें लग जाते हैं, सड़ी हुई चीजों को खाना शुरू कर देते हैं और उनको क्या होता है, उनको उससे एनर्जी मिल जाती है। फिर ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस होता है। इट इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस, ठीक है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा है, ह्यूमस। अभी ह्यूमस क्या होता है वो भी बताए दे रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, ठीक। और लास्ट बचा मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या होगा, ह्यूमस फर्दर degrades by some microbes and release inorganic nutrients occur, ठीक है। ह्यूमस के बाद वाली जितनी चीजें हो रही हैं, ह्यूमस degrades the nutrition, ठीक। आगे बात समझ में क्या हो रहा है, ह्यूमस क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है सारे न्यूट्रिशंस को ब्रेक करके खाने के लिए। अब आगे बात समझ में कौन कौन सी चीजें डिकम्पोजिशन में हो रही, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ओके। अब जरा बात कर लें कि ये ह्यूमस क्या होता है। तो ह्यूमस के लिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इट इज अ अमॉर्फस सॉल्यूशन, डार्क कलर्ड अमॉर्फस सॉल्यूशन, ठीक है। और कैसा है, कोलॉइडल है और स्लाइटली एसिडिक है। कैसा है, स्लाइटली एसिडिक, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक है, ठीक। स्लाइटली एसिडिक हो गया एंड हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की। ह्यूमस जैसे मान लो नमी जहां पर होगी ह्यूमस, ठीक, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी है। चलिए, ठीक, ये बात कर ली हमने ह्यूमस के बारे में। अब क्या बचा हमारे पास, अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे इस चैप्टर के एंड की तरफ। सबसे पहले क्या है, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में मैंने फूड चेन समझा दिया आपको, क्या होगी फूड चेन वो भी समझ लिया है आपने, ठीक। बुक में डेफिनेशन लिखी है उसको वैसे ही याद कर लीजिएगा। हम बढ़ रहे हैं आगे फूड वेब की तरफ। फूड वेब की डेफिनेशन जो होगी, इट इज अ स्पीशीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल टू द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। अब मैंने आपको ये चीज बता रखी है कि क्या होगा, सबसे पहले फूड चेन बनी तो एक इंसान की केवल एक स्पीशीज की केवल एक फूड चेन नहीं होगी, वो क्या करेगा, दूसरे की भी फूड चेन होगी। मतलब एक स्पीशीज अगर एक ट्रॉफिक लेवल पे नंबर 1 पे आ रहा है, 1 पे तो सभी आ रहा है, बट सपोज दैट नंबर 3 पे आ रहा है, तो हो सकता है कि किसी स्पीशीज में किसी फूड चेन में किस में आ रहा हो, नंबर 2 पे आ रहा हो। तो कई सारी जब फूड चेन इकट्ठा हो जाती है तो वो मिल करके किसका रूप ले लेती है, एक फूड वेब यानी एक नेटवर्क का रूप ले लेती है और उसी को कहा जाता है फूड वेब, ठीक है। इतना कोई ये खास इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में पूछ ले तो इसको भी पढ़ के जाना कि फूड चेन और फूड वेब क्या होती है। एनर्जी फ्लो बता ही दिया है कि एनर्जी फ्लो कैसी चीजें होंगी, ठीक है। और इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट बची है एक बार ये हम देख लें। चलिए एक लास्ट चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, जरा इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स सुना होगा आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ व्हाट। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है वो सबसे पहले किसने दिया था, बाय एल्टन ने दिया था, बाय एल्टन, ठीक है। इसीलिए एल्टन ने दिया था तो इस बार कई जगहों पर हम इसको इकोलॉजिकल पिरामिड की जगह एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्टोनियन पिरामिड, एल्टोनियन पिरामिड्स भी बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से पिरामिड जाएंगे। ऑब्वियसली नंबर 1 पे बात करते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स। किसकी बात कर रहे हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं। जो पिरामिड ऑफ नंबर है, ठीक है, इसमें 2 पिरामिड्स बनाएंगे हम लोग। पहले चीज सबसे पहले चलिए अपराइट पिरामिड बना के देखते हैं। क्या बन गया, अपराइट पिरामिड, ठीक। ये कैसा पिरामिड है, अपराइट पिरामिड है, ठीक है। चलिए जरा अपराइट पिरामिड तो है,
लेकिन साथ में देखते हैं कौन कौन सी चीजें होंगी। बेसिकली ये किसके लिए है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए। किसके लिए है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए। चलिए जरा इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन सी चीजें आनी है। टेरेस्ट्रियल में भी कौन सा है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। कैसा है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक, सबसे पहले क्या होगी? यहाँ पे आएंगे ग्रासेस। ठीक है, ग्रासेस में होंगे ग्रास हॉपर्स। ठीक है, कौन से होंगे? ग्रास हॉपर्स होंगे। फिर ग्रास हॉपर से ऊपर हो सकता है कोई और स्पीशीज रहती हो, और फिर उससे ऊपर कोई और स्पीशीज होगी। मतलब जिसके हिसाब से कितने नंबर होंगे वही वहां पे प्रेजेंट होंगे। हो सकता है यहाँ पे फ्रॉग हो, यहाँ पे हो जाएगा स्नेक। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्नेक हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे कौन कौन सी चीजें होगी? तुम्हारा ये हो गया प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक, ये तो तुम्हारा हो गया ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। ग्रास में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होंगी? ये तुम्हारा एक अपराइट पिरामिड बन जाएगा। फिर एक शेप और आता है अनशेप। अन मतलब कलश, यू आर एन अनशेप्ड पिरामिड। ठीक, अनशेप्ड पिरामिड देखो जरा। सपोज दैट ये मतलब कि नीचे से शुरू होगा और ऊपर पूरा करके ऐसा, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर छोटा। ठीक, तो अनशेप पिरामिड जो हो रहा है इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ट्री। हमने एक यहाँ पे लिया ट्री। ट्री में क्या होंगे? बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे। उसी में क्या होंगे? बर्ड्स होंगे, इंसेक्ट्स को खाने वाले बर्ड्स होंगे, और उसमें एक होगी लार्ज बर्ड्स। ठीक है, जो छोटी बर्ड्स को खा लेंगी। तो ये कौन सा पिरामिड हो गया? एक ट्री पिरामिड हो गया। ठीक, लार्ज बर्ड्स, फिर स्मॉल बर्ड्स, फिर इंसेक्ट, फिर ट्री। अब जैसे मान लो ये एक पेड़ था, उसमें जो है लाखों जो है, सपोज दैट 1 लाख इंसेक्ट्स थे। ठीक है, 1 लाख इंसेक्ट्स थे, और फिर उसी से ऊपर सपोज दैट मान लो 10,000 बर्ड्स थी। ठीक, 10,000 छोटी बर्ड्स थी, और उसमें से मान लो 1,000 जो होंगी वो तुम्हारी लार्ज बर्ड्स होंगी। ठीक, ये तो तुम्हारा अनशेप पिरामिड हो गया। और फिर एक पिरामिड और आता है इन्वर्टेड पिरामिड। कैसा पिरामिड? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड पिरामिड की जब बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये बड़ा हमने वो बनाया। इन्वर्टेड में मतलब नीचे ऊपर बड़ा होगा, नीचे कैसा होगा? छोटा होगा। ठीक, तो इसमें जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, उसमें 5,000 इंसेक्ट्स, बस और कुछ नहीं। ठीक, 5,000 से ज्यादा इंसेक्ट्स नहीं है उसमें। ठीक, तो ये चीज तुम्हारे क्या होगी? पिरामिड ऑफ नंबर। ये किसकी बात कर ली हम लोगों ने? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर ली। ये किसकी बात हो गई? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर ली। अब सिमिलरली ही सेम तरीके से ही एक्वाटिक इकोसिस्टम का भी बनेगा। एक बार बना करके पिरामिड ऑफ नंबर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास वगैरह पे। ठीक, पिरामिड ऑफ नंबर, हाँ ठीक, चलिए अपराइट बनाना है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहां पर आएंगे हमारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स। क्या आएंगे? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। उसके ऊपर आएंगे हमारे जूप्लैंक्टॉन्स। पानी में रहने वाले जितने भी पेड़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। पेड़ कह रहे हैं, हब शब्द जो भी होंगे वो क्या होंगे? फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे। और फिर उससे ऊपर कौन आएंगे? जूप्लैंक्टॉन्स आएंगे। फिर उससे ऊपर कौन से आएंगे? हमारे पास स्मॉल फिशेस आएंगी जो जूप्लैंक्टॉन्स को खा के अपना काम चलाएंगी। ठीक है, और फिर उससे ऊपर कौन सी आएंगी? लार्ज फिशेस आएंगी जो उन छोटी मछलियों को खा के काम चलाएंगी। अब देखो अपराइट पिरामिड बन गया। क्या बन गया? अपराइट पिरामिड्स बन गए। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स की संख्या ज्यादा होगी, जूप्लैंक्टॉन्स की कम होगी, स्मॉल फिशेस की उससे कम होगी, और लार्ज फिशेस की उससे कम होगी। ठीक, फिर ये तो हो गया तुम्हारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सॉरी ये तो तुम्हारा हो गया पिरामिड ऑफ नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, मतलब वेट के हिसाब से क्या चीज हो रही है। ठीक, वेट के हिसाब से क्या चीज हो रही है वो देखते हैं। अब अगर क्वेश्चन आएगा कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होता है, तो यू मे ऑलवेज टिक दैट द अपराइट पिरामिड। ठीक है, और बना करके दिखा देना। फिर आगे बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की। किसकी? बायोमास की। चलिए बायोमास। ठीक, चलिए पिरामिड ऑफ बायोमास जो होगा, सबसे पहले बात करते हैं टेरेस्ट्रियल की। ऑब्वियसली
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, किसकी बात कर रहे हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। इधर बात करेंगे टेरेस्ट्रियल की, इधर बात करेंगे एक्वाटिक की। ठीक, चलिए। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बायोमास यानी कि वजन के हिसाब से रखा गया है। ठीक, वजन के हिसाब से रखा गया। सपोज दैट इधर जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपने इनका सपोज दैट इसकी संख्या क्या है? 809। ठीक है, फिर ऊपर क्या है? 37। हो सकता है फिर यहाँ 11 हो, यहाँ पे 1.5 हो। ठीक, और फिर जब एक्वाटिक की बात कर रहे हैं तो ये अच्छा टेरेस्ट्रियल में कैसा बना? हमेशा अपराइट बना। कैसा बना? अपराइट। जब एक्वाटिक की बात की जा रही है, एक्वाटिक का हमेशा कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। चलो देख लेते हैं एक बार इन्वर्टेड कैसा बनेगा। फाइटोप्लैंक्टन ऊपर, जूप्लैंक्टन नीचे। ठीक, तो यहाँ पे क्या चीज आ रही है तुम्हारी? ये फाइटोप्लैंक्टन की संख्या क्या है? कम है, वजन कम है उनका। जूप्लैंक्टन का ज्यादा है। जो तुम्हारी स्मॉल फिशेस हैं उनका वजन कैसा है? कम है। किसके मुकाबले? किसके मुकाबले? ये जो तुम्हारे लार्ज फिशेस। ठीक, लार्ज फिशेस। ठीक, इसी तरह से 809 यहाँ पर तुम्हारी बात करी जाएगी। यहाँ पे बात कर सकते हैं हम ग्रास की। ग्रास का वजन ऑब्वियसली ज्यादा होगा। यहाँ पे काऊ लिख लो। ठीक है, चलो काउस हटाओ तो तुम लिख लेना यहाँ पे, और कौन कौन सी चीज प्रेजेंट कर सकते हो? काउ, बोट, बफेलो, कुछ भी इधर लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारा ये चीज आ गई, बायोमास के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। अब लास्ट जो इस चैप्टर का टॉपिक है वो है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या है? पिरामिड ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी किस हिसाब से है सबके पास। इसमें केवल एक ही बनेगा तुम्हारा टेरेस्ट्रियल। ठीक है, वैसे इसमें बेसिकली प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी अवेलेबल टू द सनलाइट अवेलेबल फ्रॉम द नेट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, बेसिकली इसका हमेशा ध्यान रखना। इसका हमेशा बनेगा कैसे? अपराइट बनेगा। कैसा बनेगा? अपराइट बनेगा। एक क्वेश्चन आया था, वो भी समझा दे रहे हैं क्या था। हमेशा कितना जा रहा है? 10% जाएगा। 10% एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? सपोज दैट अगर सनलाइट से हमको मिली 1 लाख मिली। ठीक है, सनलाइट से 1 लाख जूल की एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है? एनर्जी। ठीक है, फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, चलिए 10-10 कम करके लिखेंगे। ठीक, 10,000 जूल। ठीक, फिर इधर आ जाओ, कितना हुआ? 1000 जूल। फिर इधर आ जाओ, कितना हुआ? 100 जूल। और फिर इधर कितना हुआ? 1 जूल। क्वेश्चन ये आ सकता है भाई, ये 2 लाख 1 लाख की जगह तुमको कितना दे देगा? 2 लाख दे सकता है। कितना दे देगा? 2 लाख दे सकता है। तो कहने का मतलब ये है, शॉर्ट ट्रिक समझ लो। ठीक, शॉर्ट ट्रिक ये समझ लो कि पिरामिड ऑफ एनर्जी का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसमें तुमको क्या करना है? जितनी तुमको प्रोड्यूसर, जैसे मान लो सनलाइट जो है वो ग्रास पे 1 लाख जूल डाल रहा है, यहाँ पे तुम 3 लाख कर देना। ठीक, अगर एग्जांपल 3 लाख मिल जाए तो पहले क्या करोगे? पहले कितने जीरो हटाओगे? अब देखो, एक जीरो हटाते चले जाना। एक जीरो हटाते चले जाओ तो 10% होता है भाई। 10 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। 10 लाख का 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। ठीक, एक घटाते चले जाओ, 10% गिराते चले जाओ, एक जीरो हट गया, तुम्हारा 1 जूल मिलेगा। मान लो तुमसे ये पूछा जाएगा कि जो सबसे ऊपर है अपराइट पिरामिड में, जो टर्शरी कंज्यूमर है उसको कितनी जूल की एनर्जी मिलेगी? तो 1 जूल मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहीं पे अगर दिया होता कि भाई 4 लाख एनर्जी दी गई है सनलाइट्स ने, ग्रासेस ने 4 लाख ऑफ एनर्जी ली है सन से। कितनी ली है? 4 लाख जूल की एनर्जी ली है सन से। तो अब तुमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ सेकेंडरी कंज्यूमर जो होंगे उनको कितनी एनर्जी मिलेगी? तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को 40,000 मिल गई, फिर तुम्हारे सेकेंडरी कंज्यूमर को 4,000 मिल गई, प्राइमरी कंज्यूमर्स को तुम्हारे मिल गई क्या? ये सॉरी, ये प्रोड्यूसर्स हो गए, ये हो गए तुम्हारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये हो गए तुम्हारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और ये है तुम्हारे टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक, सॉरी माय मिस्टेक। प्रोड्यूसर्स को 40,000 मिल गई, प्राइमरी कंज्यूमर को 4,000 मिल गई, सेकेंडरी कंज्यूमर को 400 मिल गई, और टर्शियरी को मिल गई कितनी? 4 जूल। ठीक,
आगे बात समझ में? ये था तुम्हारे लिए आज का पूरा एनर्जी का खेल, तुम्हारी सारी चीजों का खेल। साथ ही में एक कॉन्सेप्ट और तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया है न्यूट्रिशन साइकिल का, उसको बहुत अच्छे से कवर कर लेना, जितनी भी चीजें उसमें न्यूट्रिशन साइकिल में दी है। ठीक, बेसिकली वो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं तुमको कुछ बातें उसकी भी बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है न्यूट्रिशन साइकिल में, सबसे पहले तो एक चीज टिक कर लेना, मैं बता दूं तुम्हारा कार्बन साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कार्बन साइकिल से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, उसको ध्यान से पढ़ लेना कि किस तरह से कार्बन का फ्लो है। जैसे वाटर की एक साइकिल है, ठीक उसी तरह से कार्बन की भी एक साइकिल है, उसको भी ध्यान से अपन पढ़ के जाएंगे पेपर में। ठीक, तो बेसिकली ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर कंप्लीट हमारे एक चैप्टर के बारे में, दैट इज अवर इकोसिस्टम। सो आई होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा करके आपको पढ़ा दिया है, जो जिससे आपके बोर्ड में या फिर नीट में सवाल आने के चांसेस 100% रहते हैं। ठीक, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटर कार्तिक शुक्ला।